अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि 10th की इंग्लिश हो या 12th की इंग्लिश हो या हिंदी हो या साइंस हो, जैसे मेरे वीडियोस मोस्ट एक्सपेक्टेड मेरे वीडियोस में से ही क्वेश्चन आए हैं। दावा है एसएसटी का भी ऐसा ही होने वाला है। अभी इकोनॉमिक्स और सिविक्स स्पेशल मैं दे चुका हूं और आपके सामने अभी मैं दे रहा हूं ज्योग्राफी एग्जाम स्पेशल। यह कोई पहला साल नहीं है, पिछले 5 सालों से एग्जाम स्पेशल और मेरे वन डे बिफोर की धूम रही है। और मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, एग्जाम डेज में ही आपके बीच में आता हूँ और आप मेरे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो देख कर जाते हैं, हंसते हुए आते हैं। और इस बार भी चाहे वो मैथ्स भी अभी आने वाला है और एसएसटी में भी 101% क्वेश्चन वही आएंगे जो मेरे जो इस एग्जाम स्पेशल में मैं सभी बच्चों को मेरी सलाह है कि वो मेरे प्लेलिस्ट पे जाएं और जितने भी मेरे वीडियोस हैं एसएसटी के वो देख लें। मैं नहीं कह रहा 30 40 50%, मिनिमम उनके 75% नंबर कहीं नहीं गए। ये दावा है मेरा। इस बार मैं मैप से लेकर सब चीज़ इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बताऊंगा। आप ध्यान से कॉपी पेन लें और आराम से देखें इसको। ये पहला चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास। मैं दोनों ही मीडियम का जो मटेरियल है वो दोनों साथ साथ कर रहा हूँ। कुछ बच्चों की शिकायत आ रही है कि स्क्रीन ज़्यादा नहीं दिखता, तो मैं बच्चों को बताऊं कि आप क्वालिटी पे जाकर उसका रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं। मैं जो वीडियो रखता हूँ उसकी क्वालिटी इतनी रखता हूँ कि ज़्यादा डाटा आपका खर्च ना हो। फिर भी आप उसकी क्वालिटी, और मैं जैसे जल्दी बोलता हूँ, किसी की शिकायत है बहुत धीरे धीरे है, तो जो भी है आप उसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और ये जो पहला चैप्टर है इसमें मात्र 1 नंबर का ही क्वेश्चन आना है, वो भी ऑब्जेक्टिव ही आएगा। लेकिन थोड़ा बहुत मैं, क्योंकि ये एग्जाम स्पेशल है, वन डे बिफोर नहीं है, तो मैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल में आपको बता दूं कि इसके अंदर जैसे कि जो रिन्यूएबल सोर्सेस है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, यानी कि हमारे जो संसाधन है, एक तो नवीकरणीय होते हैं, दूसरे अनवीकरणीय होते हैं। नवीकरणीय वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, जैसे कि वायु है, जल है। और अनवीकरणीय वे संसाधन होते हैं जो एक बार प्रयोग में लाने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं आते हैं, यानी कि द रिसोर्सेस विच कैन बी रिन्यूड। मेन चीज माइंड में यही कीवर्ड याद रखिए कि जो रिन्यूड हो जाते हैं वो क्या है, रिन्यूएबल। रीन्यू है ना। ऐसे जैसे कि सोलर है, विंड है, ये खत्म नहीं होंगे। और जबकि जो नॉन रिन्यूएबल है वो एक बार हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए इसका हमें बुद्धिमानी से प्रयोग करना चाहिए। वो 1 नंबर का है, तो इसके मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे ही फोकस होकर चलूंगा। रिसोर्सेस क्या है, यानी कि संसाधन। जो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, है ना। जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को, चाहे वो इट इज़ टेक्निकली एक्सेसिबल हो सकता है, इकोनॉमिकली हो सकता है, या किसी भी तरीके से जिसको हम कहें कि जो हमारे नीड्स को पूरा कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, टर्म्ड एज रिसोर्सेज। यानी कि हिंदी में भी आप देख सकते हैं, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है और जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, उसको हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये चैप्टर 1 मार्क्स का ही है, तो इसलिए बड़े ही शॉर्टकट में, जैसे कि जो संसाधन हमारे हैं जिसका निजी स्वामित्व है, तो वो निजी स्वामित्व वाले हो गए, यानी कि प्राइवेट, जिसको हम इंडिविजुअल रिसोर्स कह सकते हैं। कम्युनिटी रिसोर्स पे कम्युनिटी का अधिकार होगा, नेशनल रिसोर्स पे राष्ट्र का होगा। और जो जैसे हमारे जो सी के कोस्ट एरिया है, वहाँ से 200 मील दूरी से अगर अलग है, तो वो सभी इंटरनेशनल हमारे रिसोर्सेज कहलाते हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अब ये 1 मार्क्स के लिए एक अच्छा सा कोट है, महात्मा गांधी ने कहा था ये, है ना, कि देयर इज एनफ फॉर एवरीबडी इज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडी इज ग्रीड। है ना, नीड के लिए यानी कि आवश्यकता पूर्ति के लिए हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन लालच के लिए, संतुष्टि के लिए कुछ नहीं है। है ना। तो ये चीज़ महात्मा गांधी का कोट है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका जो है कहा ना, नौ जो मेनली मोस्ट एक्सपेक्टेड इसमें क्या है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें देखना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही देखना है हमें। अब इसमें देखिए कि कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, है ना, इसको हम भू निम्नीकरणीय या जो भूमि का जो है निम्नीकरण हो जाता है, जिस जैसे कि मान लो ओवर ग्रेजिंग है, ज़्यादा घास चर रहे हैं, अतिचरण कर रहे हैं, या सिंचाई से, या पेड़ों की कटाई से। तो डिफॉरेस्टेशन इसमें इम्पॉर्टेंट है, जो वनों की कटाई कहते हैं हम इसको। और ओवर इरिगेशन का मतलब है ज़्यादा सिंचाई करने से भी हो जाता है, और ओवर ग्रेजिंग, तो ये सब कारण है। इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि विच इज़ नॉट द रीजन ऑफ डिग्रेडेशन, और तीन चार दिए हैं, चार में से तीन यहाँ है, एक अलग है, तो उसको आप समझ सकते हैं। और इसको नियंत्रित करने का तरीका है क्या है, जैसे वनारोपण किया जाए, है ना, पेड़ लगाए जाए, जिसको हम अफॉरेस्टेशन कहते हैं।
ठीक है, माइनिंग पे कंट्रोल करना, ये सब कुछ काम की, या ग्रेजिंग पे कंट्रोल करना, यही है। अब ये देखिए कि लेफ्ट साइड में जो ये मिट्टी के प्रकार दिए हैं, है ना, और राइट में मैंने इसका एक टेबल दिया है। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज़ें ही बता रहा हूँ कि एलुवियल सॉइल जो होते हैं ये क्या होते हैं, जलोढ़ मिट्टी होते हैं। जैसे कि नदियाँ जो पानी लेकर आती हैं तो उसके कारण इसके दो टाइप है, खादर और बागर, है ना। ये ध्यान रखिए, खादर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही शुरू हुआ है आपका, है ना। अभी तक मैं तो कहा ना कि एग्जाम स्पेशल है, वन डे बिफोर तो है नहीं। तो खादर क्या है, खाद वर्ड, है ना, यानी कि ये उपजाऊ होता है, ये नई मिट्टी होती है। और बांगर क्या है, वो जो है कम उपजाऊ होता है, इसमें कंकड़ की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये ध्यान रखिए। और ये व्हीट, पैडी, शुगर केन या आदि के लिए उपयुक्त है। अब दूसरा जो है ब्लैक सॉइल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी, इसको काली कपास मिट्टी भी कहते हैं, कॉटन इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। याद रखिएगा कि ये कॉटन इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा फेमस है। एलुवियल सॉइल जो है पानी को ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाता है, वो नीचे कर देता है, जबकि ब्लैक सॉइल करता है। तो ये ध्यान रखिए केवल इसमें। अब इसके बाद है लेटेराइट सॉइल। ये ध्यान रखिए, ये जो है क्वेश्चन वैसे आता है कि टी, कॉफ़ी और कैश्यू नट के लिए फेमस है ना, कि लेटेराइट जो है सॉइल टी और इसके लिए फेमस। अब इसके बाद है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है, पहले इकोनॉमिक्स में भी बता चुका हूँ, यहाँ पे भी है ये जो है, इट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। बिना एनवायरनमेंट को डैमेज किए जो विकास किया जा रहा है, या विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, उस डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, है ना। सतत पोषणीय आर्थिक विकास एक चौथे नंबर पे फोर्थ पॉइंट है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहा ना आना एक नंबर का ही है, इसलिए मैं केवल काम की चीज़ें ही बता रहा हूँ। अब इसके बाद है एरेबल लैंड। जैसे कि जो मिट्टी ऐसी जिसमें फसल उगाई जा रही है उसको हम एरेबल लैंड यानी कि कृषि योग्य भूमि कहते हैं। बांगर, ये देखिए फिर से आ गया, द ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट्स विच इज़ नॉट फर्टाइल। बांगर जो है वो जो है फर्टाइल नहीं है। और खादर, याद करने का तरीका मैंने बताया, खाद, खाद क्या होता है, उपजाऊ होता है, तो खादर उसी को हम कहते हैं। और इसी के बाद है, इसके बाद सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपर्दन। ये सब केवल टर्म याद रखना है। मैं कहा ना कि अगर किसी को 100% चाहिए तो ज़्यादा पढ़े, अदरवाइज केवल ये मेन चीज़ें जो बता रहा हूँ उसको कर ले। और उसके बाद और भी मेन चाहिए तो उसके बाद जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो मैं कह रहा हूँ इसी वीडियो में, उसको अलग से वो माइंड में करके कॉपी पे नोट डाउन कर लें। वो सॉइल इरोजन का मतलब मृदा अपरदन, मिट्टी के कटाव को ये हम कहते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि इसमें एक नंबर का ही क्वेश्चन आना है, तो दो तीन चीज़ें याद रखिए कि खेजड़ी आंदोलन 1700 में राजस्थान में चलाया गया था, और 1973 में चिपको आंदोलन चलाया गया था, है ना, गढ़वाल के अंदर। ये वो पेड़ों में चिपक गए थे और जो है कि उसे ना काटने दें। तो अभी इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड ही बता रहा हूँ। अब सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड एक पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही आ गया आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली, है ना, डिस्क्राइब खादर सॉइल, यानी कि खादर सॉइल के बारे में जो सबसे ज़्यादा करेक्ट बात है कौन सी है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। इट इज़ न्यू एलुवियल सॉइल, बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है ना। इट हैज़ लेस फाइन पार्टिकल्स, ये गलत है ना, ये गलत है कि ये फाइन पार्टिकल लेस नहीं, इसमें ज़्यादा होते हैं। लो कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़ नोड्यूल्स, ये भी बिल्कुल सही है। इट इज़ मोर फर्टाइल, ये भी सही है। यहाँ पे तो पूछा जा रहा है करेक्टली डिस्क्राइब, कौन सी बातें बिल्कुल करेक्टली डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इसमें तो एक नहीं तीन तीन आंसर है। एक्चुअली ये क्वेश्चन में ही गलती है। यहाँ पे ना ये क्वेश्चन जिनके पास भी सपोर्ट मटेरियल सही कर ले, यहाँ होगा नॉट, है ना, नॉट करेक्टली डिस्क्राइब, यानी कि खादर के बारे में कौन सी बात गलत है, यानी कि, है ना, सही नहीं है। क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखिए, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है, हिंदी में एक बार देख लेता हूँ। हाँ, हिंदी के अंदर जो है देखिए यहाँ पे लिखा है वर्णन नहीं करता, ठीक है ना, ये वर्णन नहीं करता, यह नई जलोढ़ मिट्टी है, ये बात सही है ना। कंकड़ पिंड की कम सांद्रता होती है, ये भी सही है। यह उपजाऊ अधिक है ना, ये भी सही है। ये गलत है ना। तो ये क्वेश्चन में देखिए यहाँ हिंदी मीडियम में तो नहीं लिखा है, इंग्लिश मीडियम में नहीं लिखा था, है ना। तो ये ध्यान रखिए कि पेपर में भी ना कभी डाउट हो तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम को पढ़ लिया कीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कहा ना 1 मार्क्स के ही देखना है आपको इसमें। जैसे कि देखिए मैच करना है, एलुवियल सॉइल क्या है, वेरी फर्टाइल, ठीक है। अगर हम इसको कहें फॉरेस्ट सॉइल तो ठीक है, ये लोमी एंड सिल्टी होगा, ठीक है जी, यानी कि कम वर्षा वाले भागों में विकसित होता है, लाल व पीली मिट्टी। ब्लैक सॉइल वेरी फाइन मटेरियल है, ये क्ले मटेरियल है ना।
अत्यंत महीन कण होते हैं काली मिट्टी के, ध्यान रखिए। और लेटोराइट मिट्टी जो है इसमें लो ह्यूमस, है ना, ह्यूमस कम होता है, यानी कि इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। ये ध्यान रखिए, अगर 2-3 ऑप्शन भी अगर आपको आते हैं तो उसको देखकर आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते। हालांकि मैं सभी क्वेश्चंस नहीं करूंगा, मैं बहुत जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर पे आने वाला हूं, और 5th चैप्टर जो भी है, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन और मैं सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन ये थोड़ा सा अभी शुरुआत है, तो 1-2 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहा हूं मैं इसमें। अब जैसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू कंट्रोल सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कौन सा मेथड नहीं है हिली एरियाज में, पहाड़ी क्षेत्रों में। तो देखा जाए तो कॉन्टरप्लोइंग ये है, शेल्टर बेल्ट है, टेरेस फार्मिंग भी है ना, तो कौन सा नहीं, डिफॉरेस्टेशन नहीं है, वनों का कटाव, वनों की कटाई जो है नहीं है। हिंदी में भी आप इधर एक क्वेश्चन, स्पीड पकड़ते ही 30 से 35 मिनट में मैं पूरा वीडियो ये करने वाला हूँ। आप इसमें अभी थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है। जैसे कि देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेस, है ना, इसको हम क्या कहते हैं, रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेस कहते हैं, यानी कि पूर्ति योग्य, पुनः पूर्ति योग्य इसको संसाधन। अब ये क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन का क्या है, रेड सॉइल जो है, रेड सॉइल में क्या है, आयरन का प्रेजेंस होता है। आयरन का प्रेजेंस होने के कारण क्या है, ये इसमें जो है लाल रंग हो जाता है। लेटेराइट सॉइल जो है ये रेड इन कलर ड्यू टू लिटिल क्ले एंड मच ग्रेवल ऑफ रेड सैंडस्टोन। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा, यही इसका एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एक बार एजर्सन एंड रीजन का अभिकथन और कारण को देख ले। मैं बार बार कह चुका हूं कि ये बहुत ही इजी होता है, इसको हम देखकर क्यों घबरा जाते हैं, क्योंकि हम पहले पॉइंट्स को देखते ही नहीं है। अगर दोनों सही है तो ऑप्शन ए या तो बी ही होगा, अगर दोनों में से कोई एक गलत है तो सी या तो डी होगा। तो इतना आसान है, पहले आप इसको देखिए तरीका क्या है। ये नहीं है कि एक सब्जेक्ट में ही हर बच्चे एजर्सन एंड रीजन में कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम दोनों कथन को पढ़ेंगे और उस पर सही गलत का निशान लगाएंगे। जैसे देखिए, कहता है एलुवियल सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ पैडी, व्हीट, सीरियल्स एंड पल्सेस, यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी है वो धान, गेहूं, अनाज और दलहनी फसलों के वृद्धि के लिए कटाई आदर्श होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है, यानी कि सही का निशान लगा लीजिए। अब रीजन कह रहा है कि एलुवियल सॉइल इज वेल नोन फॉर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को होल्ड करता है। ये बात गलत है ना, ये तो काली मिट्टी का काम है, ये नहीं होल्ड कर पाता इतना, है ना। तो यानी कि रीजन गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग। तो यानी कि आंसर इसका सी हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, पहले अगर ये दोनों सही होता तो हम ये देखते क्या जो कारण बताया जा रहा है वो कथन का सही कारण है या नहीं है। अगर सही होता तो ए आंसर हो जाता, गलत हो जाता तो बी हो जाता। यानी कि क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बस करने की जरूरत है। अब ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स भी 1 मार्क्स का है। 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही हम इसके क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। एक तो इसका ध्यान रखिए कि प्रोजेक्ट टाइगर सबसे बेहतरीन परियोजना है जो 1973 में चालू हुई थी, है ना, तो ये ध्यान रखिए। दूसरा, एक फ्लोरा हम किसको कहते हैं, प्लांट्स को कहते हैं। फाउना जो है स्पीसीज ऑफ एनिमल्स कहलाते हैं। और इकोसिस्टम इसका एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जिसको हम पारितंत्र कहते हैं। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, their physical environment thus forming an ecosystem। जैसे मान लेते हैं कि कोई एनवायरनमेंट है, कोई जगह है, जैसे तालाब ही क्यों ना हो, वहाँ पे जो आपस में इंटरडिपेंडेंसी है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है एक दूसरे को, उसी को हम एक पारितंत्र कहते हैं। यानी कि वो एनिमल्स भी हैं वहाँ, प्लांट्स भी हैं, सब हैं वहाँ। अब ये जूलॉजिकल पार्क है, रिजर्व गार्डन फॉर वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उसको कहते हैं। नेचुरल फॉरेस्ट है ना, जंगल जो नेचुरल तरीके से बनाए गए हंटिंग के लिए। और बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है कि उसको लेकर एक डाइवर्सिटी होना, रेफर्स टू डाइवर्स फॉर फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इसमें ये थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है कि जो एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है, जो कि खतरे में है ना, यानी कि संकटग्रस्त जातियां हैं ये। वल्नरेबल यानी कि जो बहुत आसानी से जो है सुभेद्य हैं, है ना, ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। हाँ, उनको हम वल्नरेबल कहते हैं। रेयर स्पीसीज जो रेयर है, यानी कि मुश्किल से मिल पा रही है ना, इसमें हिमालय का ब्राउन बियर आ जाता है। ये ध्यान रखिएगा केवल कि हिमालय का ब्राउन बियर इसमें आ जाता है ना। एशियाटिक बफेलो है, ठीक है। इसके बाद एंडेमिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में आता है। आइसोलेटेड बाय नेचुरल और जियोग्राफिकल बैरियर्स, है ना, इसको हम कहते हैं एंडेमिक। ये वर्ड आपको हिंदी में ज़्यादा अच्छी तरह याद रहेगा, स्थानिक जातियां कहते हैं। स्थान से पता चल जाएगा, यानी कि स्थान के कारण ये क्या है, एक जगह से दूसरी जगह में कम हो रही है इनकी संख्या।
मतलब जैसे कि जियोग्राफिकल बैरियर है जिस कारण से वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं। इसका जो अच्छा सा एग्जाम्पल है, जैसे कि मिथुनिन अरुणाचल प्रदेश है ना, अंडमान नीटील है, निकोबार निकोबन पीजन है, ये सब है छोटे मोटे, है ना, ये सब अंडमान निकोबार में ही होंगे। अब एक इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है, इसको लुप्त जातियाँ कहते हैं, है ना। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एशियाटिक चीता, बिल्कुल याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक नंबर का जो मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन कहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एशियाटिक चीता एक्सटिंक्ट, ठीक है। और इसके पहले वाला जो मैंने बताया था, जो कि आपको कि स्थानिक जो है, स्थानिक वर्ड वर्ड यूज़ किया है, एंडेमिक स्पीसीज। अब इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है कि जो है किसको 1952 में किसको जो है डिक्लेयर एक्सटिंक्ट किया गया था, तो इसका आंसर क्या होगा, एशियाटिक चीता होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था अभी कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है केवल वही वही बता रहा हूँ। अब दो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब हुआ था, 1972 में हुआ था। और एक दूसरा एमपी में क्या है, सबसे ज़्यादा हमारा 75% ऑफ इट्स लोकल फॉरेस्ट एरिया है ना, तो इसका आंसर एमपी होगा। अब देखिए मिलान करने में कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये बहुत इजी होता है, एक दो भी आपको आता है उसके अकॉर्डिंग भी आप तुक्का। और मैंने पहले भी कहा है कि पेपर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका नंबर डाल दीजिए आप, है ना, 5 और ए है सी है वो लिखिए, पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं। अब जैसे देखते हैं कि ये क्या है कि इसका जो सुंदरवन टाइगर रिजर्व, इसको बक्सा टाइगर रिजर्व कहते हैं, कहाँ है, बंगाल में है। तो पहला आपको वैसे ही पता है, बंगाली टाइगर, बंगाल टाइगर वैसे ही फेमस है। और देखिए चिपको मूवमेंट क्या है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन है, यानी कि ये बाघ, एक तो बाघ परियोजना हो गया, दूसरा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन हो गया आपका, तीसरा है कि सेक्रेटरी, सेक्रेटरी यानी कि जो पवित्र पेड़ है ना, ये देखिए मैंगो है ना। और हिमालयन यू किसके लिए है, मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया। अब देखिए ये फिर से आ गया क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं कह रहा हूँ। देखिए मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये असम में है, पहला ही इजी है। इसके बाद सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ है, सरिस्का जो है आपका जो है राजस्थान में है, तो ये इसका राजस्थान हो गया। एक्सटिंक्ट स्पीसीज पहले ही कह रहा हूँ मैं, एशियाटिक चीता सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल माइंड में रखिए। और हिमालयन ब्राउन बियर जो है ये रेयर है, ये ध्यान रखिएगा। कन्फ्यूजन यही होती है कि हम एक्सटिंक्ट और रेयर में हम वो करने लग जाते हैं, जो हिमालयन है वो रेयर होगा, कम मिलेगा, लेकिन एक्सटिंक्शन पे तो क्या है, एशियाटिक चीता है। अभी अगला चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन। ये देखिए मेरे ख्याल से मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर, इसमें केस स्टडीज ही आना चाहिए। तो बचा क्या, एक नंबर का एक और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या एजर्सन रीजन में हो सकता है। तो मैं एक्चुअली मार्क्स के अकॉर्डिंग ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, मैं उसके अलावा वो चैप्टर की सारी चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जाम स्पेशल है, कोई ये नहीं है कि मैं पर्टिकुलर कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि इसमें सबसे ज़्यादा जो, अब जैसे कि आपने नाम सुना होगा भाखड़ा नांगल डैम, है ना। डैम क्या होता है कि एक बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर, है ना, जैसे बहते हुए पानी की नदी की धारा को रोक दिया जाता है, फिर वहाँ से ऊपर से नीचे नीचे गिराकर टरबाइन के ब्लेड्स को घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है। इस तरीके से क्या है कि जो मल्टीपर्पस जो है ये प्रोजेक्ट चलाते हैं, तो इससे क्या होता है कि देश में इलेक्ट्रिसिटी है, सिंचाई के साधन है ना, फूड कंट्रोल है, जैसे नीचे लिखा है, इसको साथ में बताता ही चलूँ, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, फ्लड कंट्रोल है, फिश का ब्रीडिंग हो जाता है, इनलैंड नेविगेशन जो नौवाहन है ना, अगर टूरिज्म का भी एक अच्छा साधन हो जाता है। तो ये देखिए कितने सारे इसके फायदे हैं, जो मल्टीपर्पस हमारे रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, बहुउद्देशीय योजनाएं। तो ये ध्यान रखिए, इसमें दो तीन चीज़ें जो काम काम की चीज़ें हैं, वो क्या है, एक तो ये ये जवाहरलाल नेहरू ने प्राउडली ये इस चीज़ को कहा था कि डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, है ना, ये आधुनिक भारत का क्या है, मंदिर है ये। तो आप समझिए कि जब देश की आमदनी बहुत कम थी, प्रति व्यक्ति आय कम थी, पर कैपिटा इनकम बहुत कम था, उस समय भी इन्होंने जो है इसरो हो गया, सैटेलाइट हो गए, है ना, और जो डैम्स वगैरह हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने की, यानी कि कितना बड़ा विजन था इनका। ये हम बेशक आज कुछ भी कहने लग जाएं, लेकिन इन्हें जो हमारा जो भारत का नेतृत्व एक अच्छे हाथों में गया था, जिस कारण से भारत ने ज़्यादा तरक्की की बजाय पाकिस्तान और दूसरे देशों के। तो ये चीज़ समझिए कि जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा कि टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया है ना, और उस तरीके से इन्होंने कई डैम बनाए, और देखिए भारत में इतने सारे जो डैम बने उससे कितनी देश की तरक्की।
इसको हालांकि काफ़ी विरोध भी हुआ, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन है, टेहरी डैम आंदोलन है, तो ये सब आंदोलन किए गए वो क्योंकि इसके कई कारण थे, जैसे कि अफेक्ट रिवर्स नेचुरल फ्लो, ये नदी के जो वैसे प्रवाह है उसको रोकता है, इसकी आलोचना इसलिए हो रही थी। लार्ज स्केल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सबसे ज़्यादा कारण था कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, जो वहाँ रह रहे हैं उनको वहाँ से हटाया जाएगा, तो इसको लेकर लोग विरोध करते थे। फिर नेगेटिवली इफेक्ट्स हैबिटेट्स फॉर द रिवर्स एक्वेटिक लाइफ, है ना, ये नेगेटिव इफेक्ट भी कर रहा है। तो ये जो कारण है कि हम वहाँ पे डैम बनाकर वहाँ की प्राकृतिक चीज़ों को, नेचुरल चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों का पलायन भी करना पड़ता है, कई लोगों को वहाँ से उनकी रोजी रोटी चली जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं, कई लोग अपने आप के आत्मीयता से जुड़े होते हैं, पारिवारिक उनके बंधन होते हैं, तो इस कारण से इसकी काफ़ी आलोचनाएं भी होती रही हैं और कई आंदोलन भी हुए, लेकिन उसके बावजूद भी जो देश के विकास में ये सब काम किए गए, जो हमारे लिए काफ़ी आगे कई चीज़ों के लिए तरक्की और विद्युत और प्रवाह ये सब चीज़ों को लेकर आए। अब इसके बाद जो है वाटर हार्वेस्टिंग, मैं आपको आज ही की तारीख में कह रहा हूँ, जो बच्चे मुझे बार बार कहते हैं कि वन डे बिफोर में बताते हो, मैं आज उनको कह रहा हूँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे केस स्टडीज़ आप कर लीजिएगा, 101% आपके पेपर में मिलेगा ये, है ना। अब जैसे रूफ टैप रेन वाटर है, कि जैसे कोई एग्जाम्पल दे दिए गए हैं, केस स्टडी में दे दिया गया है कि वो छत पे पानी को संग्रह कर रहे हैं, फिर वो एक टैंक बना रखा है, वहाँ पानी चला जाता है, इस तरीके से सिंचाई होती है। मेघालय के अंदर क्या है, बम्बू ड्रिप है ना, बांस के ट्रिप बना दिए जाते हैं, उससे वो लेकर पानी ले जाते हैं। हिमालय के अंदर क्या है, कुल्स कहलाता है, वो कुल जैसी वाहिकाएं बनाई जाती हैं, वो ऊपर से नीचे करते करते वो जहाँ उनको पानी को लेकर जाना है वहाँ ले जाते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ खा इसके साथ एक ये देख लेते हैं, इसका जो भाखड़ा नांगल डैम कहाँ है, सतलुज रिवर पे है ना। हीराकूड कहाँ है, ये महानदी पे है, ये जो है उड़ीसा में है मेरे ख्याल से, है ना। टेहरी डैम जो है, वो टेहरी डैम कहाँ पे है, ये जो है भागीरथी रिवर पे है। और ये सलाल जो है, ये सलाल जो है ये चिनाब पे है। तो इस तरीके से कहा ना, एक दो भी अगर आपको आते हैं तो आप आराम से कर, जैसे कि मैंने कहा कि इसमें केस स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक आपके सामने एग्जांपल भी है, इसमें होता क्या है, माइंड में आप माइंड में रखिए कि वाटर क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, ये हमारे लिए हार्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है। अगर पानी जो है, ग्राउंड वाटर हमारे कम होते जा रहे हैं, धीरे धीरे पानी के बिना जीवन नहीं है ना। तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है ये सब बनाए गए हैं, इसका मेन मकसद क्या है कि देश के अंदर जो ज़रूरतें हैं, एनर्जी है ना, टूरिज़्म का भी साधन है ये, है ना, नौकायान, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें इनसे बेनिफिट, सिंचाई का भी साधन हो रहा है। तो पानी को बचाना ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन ये सब जो आते हैं, इन्हीं को आपको देख। अब अगला चैप्टर है एग्रीकल्चर, ये सिर्फ एक नंबर का है, इसमें भी देखिए आने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में इसमें भी नहीं, 2 मिनट के अंदर ही इस चैप्टर को फिनिश कर रहा हूँ। इसमें क्या है कि जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि प्राइमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनाने के लिए, कि एक तो है जिसको हम यूँ कहते हैं कि जीविका निर्वाह के लिए खेती करना। जैसे एक किसान है, खेती कर रहा है, किस लिए कर रहा है, ताकि उसको घर का, उसको चावल आटा गेहूं जो भी है उसको मिल जाए, सब्जियां मिल जाए, है ना। इंटेंसिव फार्मिंग में वो गहन खेती कर रहा है, लेकिन है वो भी निर्वाह, दोनों ही क्या है, ये लेबर इंटेंसिव मेथड्स हैं, ठीक है। और तीसरा जो है जिसमें वाणिज्य खेती, इसमें वो क्या करता है, HYV सीड्स का यूज करता है, फर्टिलाइजर्स यूज करता है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब चीज़ों का यूज करके ज़्यादा अच्छी तरह से खेती करने की कोशिश कर। मुख्य उद्देश्य उसका यहाँ पे कमाना होता है, बेचना होता है, कॉमर्शियल होता है, जैसे टी है, कॉफ़ी है, ये सब इसके अच्छे एग्जाम। अब ये आपको याद रखना है, ये पेपर में आपके 101% छपा हुआ ही मिलना है। ये रबी है, खरीफ है और जैड है, तीन तरह की जायद है ना। ये तीन तरह के हमारे फसलों का है। एक तो अक्टूबर टू दिसंबर में होता है, रबी फसल कहते हैं। याद रखने का शॉर्टकट भी देखिए, गेहूं और रबी, दो दो अल्फ़ाबेट के हैं ये, है ना। तो जो है इसमें क्या हो गया, हिंदी में याद रखिए गेहूं, जौ, है ना, मटर, सरसों, ये सब थोड़ा सा दलहन वाली चीज़ें हो गई। जबकि खरीफ में खरीफ और चावल, हिंदी में याद आपको ज़्यादा अच्छी तरह से रहेगा। तो खरीफ है और इधर चावल है ना, चावल। तो चावल है, पैडी, बाजरा, है ना, तुर है, अरहर जिसको हम कहते हैं, मक्का है, गन्ना है, ये सब तीन तीन अल्फ़ाबेट वाले वर्ड है। और ये क्या है, मई टू जुलाई में होता है। याद रखिएगा, रबी गेहूं क्या है, आप देखते हैं होली के समय आप जो बालियां उसकी क्या करते हैं, जो होलिका दहन पे लगाते हैं, तो उस समय यानी कि फसल होके तैयार होता होगा वो, यानी कि दिसंबर यानी कि जनवरी मान लीजिए। ऐसे ही जो है जायद फसल जो अप्रैल टू जून के बीच में होता है, इसमें तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, ये सब चीज़ें हैं।
अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो राइस है इसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है 100 सेंटीमीटर के आसपास, है ना, अबव 100। जबकि टी और जूट को और भी ज़्यादा, यानी कि 150 टू 200 है, यहाँ 150 टू 200 है। तो माइंड में इसको ऐसे ही रखिए याद कि जिसमें कम है, मक्का है, गेहूं है, उसको कम पानी चाहिए, जबकि इनको ज़्यादा। अब ये सिंपल सी बात है, आप वैसे ही जानते हैं कि पहले इसमें फार्मिंग का प्रोसेस क्या, पहले खेतों की प्लोइंग करेंगे, उसके बाद बुआई करेंगे यानी कि जुताई, फिर उसके बाद बुआई, फिर सिंचाई इरिगेशन करेंगे, फिर उसमें जो खरपतवार बीच में जो अनवांटेड प्लांट्स वीडिंग कहते हैं वो आ जाते हैं, उसको करेंगे, हटाएंगे, है ना, मैन्योर डालेंगे, खाद डालेंगे, फर्टिलाइजर डालेंगे, कीटनाशक डालेंगे, स्प्रे करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, कटाई करेंगे, फिर थ्रेशिंग में करके उसका अनाज निकालेंगे। यही प्रोसेस है। अब इसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो मक्का क्या है, ये क्रॉप भी है और फूड फूड भी है, फॉडर भी है, यानी कि ये क्या है, चारा भी है और अनाज भी है। और दूसरा चीज़ ज्वार, बाजरा, रागी, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं, मिलेट्स कहते हैं। आजकल इसका बहुत ज़्यादा जोर चल रहा है कि ये मोटे अनाज कहलाते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इसमें पोषक तत्व। अब इसके बाद दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी, क्रॉप रोटेशन, जिसको हम फसल चक्र कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक फसल में पहले हम अनाज, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, दालें वगैरह, जैसे दलहन की, मिलेट्स उसको हम कहते हैं कि जो एक तो हम जैसे सीरियल्स प्लांट लेते हैं, फिर हम पल्सेस लेते हैं। सीरियल्स लेते हैं तो क्या होता है, ज़मीन से नाइट्रोजन को ले लेता है, और जो पल्सेस यानी कि चना वगैरह डालते हैं तो उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं हम उसको। तो नाइट्रोजन जड़ों के माध्यम से डाल देता है, उसमें राइजोपस होता है, जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो इससे किसानों को क्या होता है, खाद और उर्वरक कम डालने पड़ते हैं। तो ये क्रॉप रोटेशन कहलाता है। इससे फसल में अच्छी भी हो जाती है और यानी कि उनका खर्च भी कम हो जाता है। दूसरा है स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। इसमें किसान क्या करता है, कहीं आग लगा देता है जंगल में, उसको साफ करता है, खेती करता है, फिर जब उसकी उपजाऊपना कम हो जाती है तो फिर वो दूसरी जगह करने लग जाता है। इसके बाद एक चीज़ है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में झूम खेती होती है ना, तो ये चीज़ माइंड में। अब दो मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी है। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, मेनली जो है ये व्हीट के लिए किया गया था, हरित क्रांति इसको कहते हैं। और जूट को जो है गोल्डन फाइबर, यानी कि गोल्डन फाइबर यानी कि सुनहरा रेशा कहा जाता है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट। और वाइट रिवॉल्यूशन जो है वो दूध के लिए है, येलो रिवॉल्यूशन जो है वो कि हमारे सरसों वगैरह अनाज। एक और देखिए इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा ना खरीफ और रबी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एजर्सन में कहता है बाजरा इज अ खरीफ क्रॉप, है ना, तो ये बात बिल्कुल सही है। अब बाजरा इज सोन बिटवीन अप्रैल एंड जून, ये गलत है ना, अप्रैल एंड जून की बजाय ये मई टू जुलाई होता है, तो ये गलत हो गया। तो इसी तरीके से आंसर लेने में कोई दिक्कत नहीं आनी। अब देख लीजिए जैसे क्वेश्चन में भी, है ना, केस स्टडी वैसे आने का है, मैंने नहीं, ये तो एक नंबर का ही है इसमें तो, है ना। तो एग्रीकल्चर जो है बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ये बैकबोन है, यानी कि रीढ़ की हड्डी हमारे अर्थव्यवस्था की, है ना। ये एक जो है जीडीपी का एक अच्छा मेन कंट्रीब्यूशन है, ये रोजगार का साधन है ना। भारत जो है कृषि प्रधान देश है, ठीक है, तो ये एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, तो ये सब चीज़ें मेन है इसमें। यही चीज़ें कि इसी कारण से ये जीडीपी का एक बहुत बड़ा इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई बनाया जा सकता। अब ये चैप्टर है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। ये जो है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज क्या होते हैं, जो जमीन से हम कोई भी चीज़ प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व जिसकी एक निश्चित संरचना होती है, उसको हम मिनरल्स कहते हैं। और जो अयस्क है, जिसमें से हम इजीली मेटल निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसको हम ओर कहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझना है कि मिनरल्स वो है जो कि हमने ज़मीन से निकाला है, नेचुरली अकरिंग होमोजीनियसली सब्सटेंस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जैसे जमीन से कोयला है, अब्रक है, जो भी चीज़ निकल रहा है। और जो है नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस फ्रॉम विच मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, है ना। अब देखिए मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। आपको अगर ये साइंस का डेफिनेशन याद है तो आप वो भी यहाँ लिख सकते हैं। जैसे कि ज़मीन से जो भी चीज़ें निकाली जा रही है खोदकर, उसको हम खनिज कहते हैं। और फ्रॉम विच वी कैन एक्सट्रैक्ट इजीली मेटल्स, दैट इज़ नोन एज ओर्स, है ना, उसको हम अयस्क कहते हैं। तो अब देखिए इसमें काम काम की चीज़ें ही बताऊंगा 2 नंबर में, है ना, जैसे कि ज़्यादा इस पे भी नहीं है। कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक और एनर्जिक, 3 तरह के हमारे पास मिनरल्स हो गए। एक मेटेलिक है जिसमें फेरस है। अब ये दोनों क्वेश्चन आता है, फेरस और नॉन फेरस में डिफरेंस बताइए। यानी कि एक तो धात्विक में लौ है, एक अलौ है, जिसमें साफ सी बात है, हिंदी मीडियम में भी अगर आप पढ़ लें, जिसमें कि आयरन प्रेजेंट है, लोहा प्रेजेंट है, वो फेरस है, नहीं है तो नॉन फेरस है, सिंपल सी बात है ना। एग्जाम्पल उसका हो गया मैग्नीज है, निकिल है, कोबाल्ट है, जबकि इसका टिन एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, इसमें आयरन नहीं होगा।
जबकि प्रीशियस मेटल में क्या आएगा, जो कि कीमती है, बहुमूल्य है, सोना चांदी प्लेटिनम होंगे। ऐसे ही नॉन मेटेलिक यानी कि अधात्विक है, वैसे खनिज जिसमें धातुओं के अंश नहीं होते हैं, जैसे अब्रक है, पोटाश है, चूना है ना, जो कि लाइमस्टोन कहते हैं, मार्बल है, सैंडस्टोन एक्सेट्रा है ना। ऐसे ऊर्जा एनर्जी किसको कहते हैं हम, एनर्जी वाला ये होगा जिसमें कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, जिससे एनर्जी निकले। ये सब चीज़ें केवल एसएसटी के अंदर एक तो आंसर दीजिए, पॉइंट्स में आंसर दीजिए, और दूसरा जो है टू द पॉइंट देकर जहाँ पे भी हो आपको लगे तो वहाँ एग्जाम्पल दे दीजिए, सबसे बेस्ट टेक्निक। अब इसके बाद एक और भी है कि माइनिंग इज अ हैजर्ड्स इंडस्ट्री, है ना, ये रिस्की इंडस्ट्री है, क्योंकि पता है ज़मीन से खोद कर इसको निकालना है, तो ये चीज़ इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको दो दो कहा ना, 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो इसलिए इसको एक तो मैंने बता ही दिया, फेरस नॉन फेरस में डिफरेंस बताइए, ये बताइए, है ना। अब देखिए जो कोल है, कोयला यानी कि फॉसिल फ्यूल्स है, ये जीवाश्म ईंधन कहलाता है, इससे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये नेचुरल गैस, ये याद रखिएगा आप इसको, कि ये नेचुरल गैस जो है, बायोगैस इसको हम कहते हैं, और ये क्या है, आर्टरी ऑफ पाइपलाइन कहलाता है ये, है ना, आर्टरी ऑफ पाइपलाइन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा है, 1700 किलोमीटर लॉन्ग है ये, हाजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर से लेकर ये लिंक करता है मुंबई हाई एंड बेसिन्स को, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसको हाई, जो आर्टरी ऑफ पाइपलाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो काम है, ये जो देखिए हर जगह जो भी ये पहुंचा क्या रहा है हमारे पास, जो कि गोदावरी बेसिन से लेकर नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, एनर्जी का बहुत बड़ा साधन, और ये पॉल्यूशन नहीं। अब देखिए इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में पहले ही बता चुका हूँ, थर्ड क्वेश्चन है फेरस नॉन फेरस में डिफरेंस, है ना। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल इज नेसेसरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा ना कि जो फॉजिल्स हैं या आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं, आंसर वही होगा कि अगर ये खत्म हो जाएंगे तो दोबारा बनाने में इसको करोड़ों वर्ष लगेंगे, इसलिए इनका हम इस्तेमाल क्या करना चाहिए, बहुत ही बुद्धिमानी और मतलब सावधानी से करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए, है ना। इसके बाद माइनिंग इज अ रिस्किंग इंडस्ट्री, ये भी बता ही चुका ऑलरेडी आपको कि ये ज़मीन से निकाल रहे हैं, इसमें रिस्क रहता है, कई जैसे अभी पाइपलाइन में लोग दब गए या कहीं कुछ ऐसी घटनाएं आपको देखते हैं, तो रिस्की है। और ये गैस लाइन का भी आपको बता ही दिया है कि ये जो है आर्टरी कहलाता है। आर्टरी क्यों कहलाता है, क्योंकि ये पूरा ट्रैफिक लाइन को ये कनेक्ट कर रहा है, वहाँ से लेकर जो हजीरा, ये जो बताया आपको मुंबई से, है ना। और ये जो है बहुत ज़रूरी भी है अर्थव्यवस्था के लिए, एक एनर्जी का रिसोर्सेस है। ट्रांसपोर्टेशन ऐसे हो जाता है तो उससे हमारे जो है जो कहते हैं ना कि बस और ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रॉली या कोई चीज़ और माध्यम या ट्रक, कोई भी ऐसा माध्यम है, सब में पॉल्यूशन होता है, लेकिन ये पाइपलाइन से आने के कारण काफ़ी अच्छा हो जाता है। और बायोगैस जो है बून है रूरल एरियाज़ के लिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, एनिमल वेस्ट के माध्यम से बनाया जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। और सीधा हम लिख सकते हैं ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस वी कैन से दिस, और उसके बाद पॉइंट्स में आंसर हम बना के लिख। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, 5 मार्क्स का है, इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है आपका विनिर्माण उद्योग, इसलिए इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, और जो मैं बोलूँगा वही पेपर में आएगा, बिल्कुल लिख लीजिए आप इसको। अब देखिए सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ मोर वैल्यूएबल गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग द रॉ मटेरियल इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, इसको विनिर्माण कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि मान लेते हैं कोई भी चीज़ है, कोई कच्चा माल है और जूट है, उसी से हम कपड़ा बना रहे हैं, या कोई और भी चीज़ हम बना रहे हैं, किसी भी चीज़ से, शुगर केन से अगर हमने चीनी बनाया या कुछ और बनाया, तो ये सब क्या मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है। खासकर मैन्युफैक्चरिंग में हम जैसे देख लें कि कोई भी इंडस्ट्री जितने भी हमारे हैं जो कि एक फूड को प्रोसेस कर रहे हैं या कुछ और भी कर रहे हैं, सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आते हैं। जैसे चप्पल, चमड़े से हम चप्पल बना रहे हैं, है ना, जूते बना रहे हैं, ये सभी हमारे मैन्युफैक्चरिंग, या कोई और लोहे से हम कोई और मशीनरी बना रहे हैं, ये सभी हमारे मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये बैकबोन ऑफ इकोनॉमी है, ये जो है बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, देश के विकास में बहुत ज़रूरी है। ये विदेशी मुद्रा हमारे पास लाता है, फॉरेन जो एक्सचेंज है वो लाता है, ये हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर रहा है, ये प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है। हाई इन मॉडर्निटी एग्रीकल्चर, अगर एग्रीकल्चर को ट्रैक्टर, ये बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो ये कैसे होगा, ये सब चीज़ों को कौन कर रहा है, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब जो एक क्वेश्चन आता है कि जो जूट
जो है वो हुगली नदी के ही पास क्यों है, या जो लोहे के उद्योग छोटा नागपुर में ही क्यों है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में भी मिल सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि जैसे एक फिजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल कच्चा माल वहाँ है कि नहीं है ना। फेवरेबल क्लाइमेट होना चाहिए, जो भी अगर हम इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसका क्लाइमेट वहाँ अच्छा होना चाहिए। एनर्जी वहाँ पे रिसोर्सेस होनी चाहिए। पता चला कि बिजली के साधन नहीं है, कोई कहे कि टावर नहीं है, तो ऐसे में काम नहीं चलेगा। तो ह्यूमन फैक्टर्स में सस्ते मजदूर लेबर मिलने चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, मार्केट हो। ऐसा नहीं कि मार्केट कहीं और हो और हम इंडस्ट्री जाके कहीं और लगा लें, तो वो भी पॉसिबल नहीं, यानी कि बाजार होना चाहिए। फिर एंटरप्रीन्योरशिप यानी कि उद्यमशीलता होना चाहिए। फिर संचार ट्रांसपोर्टेशन का और गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए। पता चला गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया तो उस कारण से उद्योग नहीं लगेंगे। जैसे बहुत ऐसे राज्य हैं जैसे कि यूपी है, बिहार है, ऐसी जगह कम वो लग पाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक मार्केट तो है लेकिन एक गवर्नमेंट की पॉलिसीज उनको फेवर नहीं कर पाती। अब इसके बाद जो है ये बेसिस इंडस्ट्री है ना, मूलभूत उद्योग है, कौन होते हैं? जैसे लोहा है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, जिससे अगर मशीनरी नहीं बनेंगी तो दूसरे इंडस्ट्री कैसे बनेंगे। तो इसलिए इनको हम मूलभूत उद्योग कहते हैं, बेसिस इंडस्ट्री कहते हैं। और कंज्यूमर इंडस्ट्री में जो शुगर है, टूथपेस्ट है, पेजर है, पेपर है, ये सब चीज़ें बनाने वाले जो क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होते हैं, है ना। अब दूसरी चीज़ एक और भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसको लघु उद्योग कहते हैं, जो कुछ मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, 1 करोड़ तक का इसमें इन्वेस्टमेंट का वो है, इसको लघु उद्योग कहते हैं। और लार्ज स्केल के उद्योग जो है जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा होता है, इसमें ज़्यादा लोग काम। अब जो है पब्लिक सेक्टर है, इसमें गवर्नमेंट ओन होता है, यानी कि सरकारी स्वामित्व होता है। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में निजी ओन्ड यानी कि प्राइवेटली ओन्ड होता है ना, निजी क्षेत्र का वो प्रभाव होता है ना। संयुक्त ज्वाइंट सेक्टर में दोनों हो सकते हैं, है ना। और तीसरे जो है रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स, दोनों होते हैं। और कोऑपरेटिव सेक्टर्स में मान लेते हैं अगर मैं कोई रॉ मटेरियल बना रहा हूँ, कोई ऐसा मैं इंडस्ट्री लगवा लेता हूँ, आपस में सहयोग करके मैं उनको कच्चा माल दूँ, फिर वही प्रोडक्ट। तो इस तरीके से कोऑपरेटिव सेक्टर बना के काम कर लेते हैं, उनको हम सहकारी क्षेत्र कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है महाराष्ट्र का चीनी मिल है ना, या कि आप जो है केरल का नारियल उद्योग है, ये सब है। अब जैसे कि मैंने कहा कि लोहा का उद्योग क्या है, ये आधारभूत उद्योग है। क्यों है? क्योंकि ये सभी चीज़ों के लिए स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री। ऑल अदर इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन इट फॉर मशीनरी, है ना, मशीन के लिए इस पर निर्भर है। तो याद रखिए। और मेनली क्वेश्चन ये पेपर में मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है कि उद्योग के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बैकबोन क्यों कहते हैं। जैसे कि ये छोटा नागपुर में ही कि स्टील की कंपनियां क्यों है ज़्यादा, क्योंकि रॉ, कभी भी क्वेश्चन है तो यही लिखिए, वहाँ पे रॉ मटेरियल मिलता है, वहाँ का क्लाइमेट वहाँ का फेवरेबल है, वहाँ सस्ते मजदूर हैं, वहाँ पे मार्केट है, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है। तो इस तरीके से हर क्वेश्चन का आंसर यही होगा। चाहे जूट उद्योग हल्दिया की घाटी में क्यों है, क्योंकि वहाँ पे रॉ मटेरियल मिलता है, वहाँ पे सस्ते मजदूर है ना, वहाँ का मार्केट है, वहाँ का क्लाइमेट है, यानी कि सबके आंसर सेम है। और ये करेंगे तो आपका 101% पेपर बहुत ही अच्छा होगा। अब वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चंस इसके बता दिए, 5 नंबर के 5 मार्क्स के आने ही आने हैं, फिर भी एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज देख ले। जैसे मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बेनिफिट्स क्या है, या सिग्निफिकेंस क्या है, या इसको बैकबोन क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, सबका यानी कि डेफिनेशन याद रखिए। और इसके बैकबोन कहने का जो ये क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, यानी कि ये पूरे सभी इंडस्ट्री का आधार यही है ना। सभी में एक एम्प्लॉयमेंट का साधन है। दूसरा ये आपको जो मैट्री क्या कहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज भी दे रहा है। तो ये सारे ही जो फैक्टर्स हैं, अर्बनाइजेशन भी वहाँ हो जाती है। जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज एक आप लगा दीजिए, वहाँ अपने आप चाय वाले, कुलचे वाले, छोले वाले, भटूरे वाले, है ना, रहने वाले, किराए पे रहने के लिए लोग, मकान बनाने वाले मकान, हर तरह की चीज़ें वहाँ डेवलप हो जाती है। यानी कि ये साथ साथ चलते हैं। तो ये भी अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन साथ साथ चलते हैं। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन वैसे बनाकर आ जाता है। तो आप देखिए इस सब के क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन, अगर नहीं आया हो समझ में, दोबारा से रिपीट करके देखिए। मेरे जितने भी प्ले लिस्ट में जितने भी वीडियोज़ हैं, सब अपने आप में सुपर डुपर हिट वाली हैं। कोई मैं टाइम कहीं भी आपका वेस्ट करने में बिलीव नहीं करता। मेरा ये, मैं प्रोफेशनल भी यूट्यूबर नहीं हूँ। मेरा मेन मकसद मेरे लिए लाइब्रेरी है। मैं 50 बार ये बातें कह चुका हूँ। यही कारण है कि लाखों व्यूअर्स एग्ज़ाम डेज में मेरे पास आते हैं। फिर उसके बाद मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं रहती कि कौन मेरे व्यूअर्स बने हुए हैं, कौन नहीं है ना। फिर मैं गायब हो जाता हूँ, देखा जाए तो गायब हो जाता हूँ यूट्यूब से। फिर मैं फरवरी मार्च में फिर आ जाता हूँ। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए, जहाँ आपको समझ में नहीं आए, मेरे चैनल पे 99%, 99 क्या 100% एक्यूरेसी भी मिलेगी, है ना। कहीं कहीं माइनर मिस्टेक्स हुए हैं तो उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अदरवाइज 101% एक्यूरेसी, और वो भी टाइम सेविंग, डेटा सेविंग,
दोनों ही चीज़ें मिलेंगी। तो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज भी यहाँ वही है कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, कि एग्रीकल्चर को कहाँ से चाहिए रॉ मटेरियल, जो फर्टिलाइज़र कहाँ से मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग से मिलेगा, ट्रैक्टर कहाँ से मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग से मिलेगा, और भी कई साधन कहाँ से मिलेंगे, सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग से मिलेंगे। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंस हो मैंने पहले बता दिया आप इस चैप्टर में, लेकिन मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन बोला है वो वही बोला है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बैकबोन क्यों है, और उसके लिए जैसे कि कौन कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन, कौन कौन से कंडीशन चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया छोटा नागपुर का या जूट उद्योग का, लोहा का, उसको आप 101% अच्छी तरह से देख लीजिएगा। बाकी तो क्वेश्चन जो बताए हैं वो तो मैंने कुछ ज़्यादा इसमें बताया। ये भी बता चुका कि आयरन, क्वेश्चन नंबर 10, कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री, आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं, है ना। ये सभी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। 13th क्वेश्चन ये देखिए, ये मैंने अभी ऊपर पहले ही बोला कि इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, है ना। एक्सप्लेन करिए बिल्कुल टू द पॉइंट, ऑफ पॉइंट में आंसर दीजिए, है ना। ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस एंड गिव रीजंस वन बाई वन। अब ये लास्ट चैप्टर है मैप का, इसमें से 3 नंबर का आपका मैप का क्वेश्चन आना है। ये ध्यान रखिए, अगर इसमें से ही आएगा 99%, और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको बिल्कुल, जैसे कि देखिए इंदिरा गांधी नेशनल इंटरनेशनल, ये दिल्ली में है ना। ये कहाँ है, ये बिल्कुल ये देखिए ये वाला, है ना। आपको दिल्ली का पोजीशन आपको पता है, दिल्ली दिल है भारत का, तो यहाँ है। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है मैं केवल वही बोल रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा है, आप जो भी देख सकते हैं। विशाखापत्तनम, है ना, ये देखिए, है ना, ये रहा आपका, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। इसके बाद तूतीकोरिन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको छपा हुआ मिल सकता है। तूतीकोरिन हिंदी मीडियम में ये नहीं दिया, दिख रहा है, लेकिन उसके बगल में इधर ये तिरुवनंतपुरम है ना। ये देखिए तिरुवनंतपुरम, ये रहा, है ना। कोचीन उसके साथ ही है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम, है ना, दिल्ली, है ना। जो इधर कोलकाता देखिए, और कोलकाता के जस्ट बगल में हल्दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। और एक इधर और है मुंबई, है ना। ये मुंबई आप जानते ही हैं, फिल्म सिटी, है ना, तो मुंबई। तो ये आपको जो बता रहा हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, इसको आप कीजिए, है ना। बाकी तो आपकी तैयारी, मुझे लगता है जहाँ तक मैंने बताया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई दी हैं, है ना। फिर भी आप अपने हिसाब से और भी जितना अच्छा करना चाहें कीजिए, है ना। मैंने लेकिन 101% आप मेरे प्ले लिस्ट के सारे वीडियोस को 1 बार 2 बार 3 बार और 1 डे बिफोर का इंतज़ार, आप नोटिफिकेशन ऑन रख के, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल उसको अपलोड कर दूं। आज मैं हिस्ट्री का भी स्पेशल आपके बीच में ले आऊँगा, लेकिन मेरी कोशिश है कि आप तक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपकी तैयारी में थोड़ी मैं मदद कर पाऊँ, यही मेरी कोशिश है। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखेंगे, और जिस तरीके से साइंस के वीडियोस में मेरे सारे क्वेश्चन पेपर में से वही आए, इंग्लिश में स्टेंजा तक आया, चाहे वो 12th क्लास का तो 100% पेपर वही था। तो ये चीज़ें आपको, एसएसटी में भी आप उदास नहीं होंगे, हंसते हुए आएंगे पेपर देने के बाद, मुझे पूरा भरोसा है। और आप पे मुझे इतना भी भरोसा है कि आप इस वीडियो को ढंग से देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। मैं इतनी मार्केटिंग नहीं करता, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरा काम, और ना मैं प्रोफेशनल हूँ, ना मेरा यहाँ आय कमाने का जरिया है। ये मेरा कोई साधन, मैं इस चीज़ को नहीं देखता, मेरा प्रोफेशन अलग है। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ईमानदारी, हाँ, ये एक लाइब्रेरी के तौर पे मैं इसको यूज़ करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक अच्छा मटेरियल कम से कम टाइम में, मैं दूसरे यूट्यूब पे चैनल पे देखता हूँ, कई मिस्टेक्स मिलती हैं, और यहाँ तक कि वो 5-5 घंटे में 5 क्वेश्चन बताते हैं। मैं आप आधे घंटे में आपको पूरी कोशिश करता हूँ कि 100% पेपर बता दूँ। 1 डे बिफोर का तो अब तक ट्रैक रिकॉर्ड आप 5 साल का उठाकर देख लीजिए। पिछले साल का 1 डे बिफोर उठाइए और फिर क्वेश्चन पेपर मिलाइए, आपको देखिए कितने क्वेश्चन मिलते हैं। अगर मैं 35-40 मिनट 45 मिनट में पूरी किताब का रिवीजन करा देता हूँ, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश करिए, जिससे कि कोई ऐसा बच्चा ना रहे जो कि पेपर में कम नंबर लाए, या उसको बाद में हो कि वो हो मुझे पहले नहीं मिला, जैसे ऐसा साइंस में काफ़ी बच्चों के साथ हुआ है। तो उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो को ढंग से देखेंगे, और ज्योग्राफी स्पेशल बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा, है ना। ये जो मैंने आज कहा है 100% पेपर इसी में से आना है, ऐसा मैं पूरे 101% मानकर चल रहा हूँ। बाकी आप अपने कमेंट करके आप अपने सुझाव दे सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, और जो भी आपके डाउट्स होंगे आप क्वेरी में कमेंट करेंगे, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया की तरफ से ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। थैंक यू।
जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि सिर्फ एग्ज़ाम डेज में आप मेरे वीडियोस का ट्रैक देखेंगे तो आप फरवरी मार्च में ही मेरे वीडियोस देखेंगे, वन डे बिफोर से लेकर सब। इसके बाद मैं फिर गायब क्यों हो जाता हूं? क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा साधन, मैं इसको अलग तरीके से नहीं देखता, सिर्फ लाइब्रेरी के तौर पे देखता हूं। इसलिए मैं अपने व्यूअर से फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें, कि मेन मोटिव मेरा वही है और उसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक एग्ज़ाम से पहले पहुंचा पाएंगे, उसके लिए आपको पहले से ही थैंक्स भी कर रहा हूँ। और इन एडवांस ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मुझे उम्मीद है आप सभी के नंबर बहुत अच्छे आएंगे, और इन्हीं उम्मीदों के साथ ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।